नमस्कार दोस्तों। अगर आप एक अकाउंटिंग एंड फिनेंस प्रोफेशनल हैं और अपने लिए जॉब सर्च कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कैसे एक अकाउंटिंग एंड फिनेंस प्रोफेशनल अपने लिए एक इम्प्रेसिव रिज्यूमे बना सकता है। तो आइए बिना वक्त बर्बाद किए हुए रिज्यूमे मेकिंग पर फोकस करते हैं। आइए दोस्तों, एक सैम्पल रिज्यूमे के माध्यम से सीखते हैं कि कैसे एक अकाउंटिंग एंड फिनेंस प्रोफेशनल अपने लिए एक इंप्रेसिव रिज्यूमे बना सकता है। तो रिज्यूमे के टॉप पर आप लिख सकते हैं अपना नाम, उसके नीचे मेंशन कर सकते हैं अपनी लोकेशन, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी और अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक। दोस्तों, लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है जिसके माध्यम से दुनिया भर के वर्किंग प्रोफेशनल्स और एचआर आपस में कनेक्टेड रहते हैं। दुनिया भर के एचआर लिंक्डइन के माध्यम से अच्छे कैंडिडेट्स की हायरिंग भी करते हैं। लिंक्डइन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे रखा है। आप वीडियो पर क्लिक करके लिंक्डइन के बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हैं। आइए अब रिज्यूमे में एक नज़र डालते हैं प्रोफाइल समरी पर, जो कि कुछ इस प्रकार है। एक्सपीरियंस प्रोफेशनल विद प्रूवन वर्क एक्सपीरियंस इन फिनेंस एंड अकाउंटिंग। यहाँ पर कैंडिडेट ये कह रहा है कि वो एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है जिसके पास फिनेंस और अकाउंटिंग की फील्ड का वर्क एक्सपीरियंस है। सेकेंड वन इज इन डेप्थ नॉलेज ऑफ बजटिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल। यहाँ पर कैंडिडेट ये कह रहा है कि इसको बजट की प्लानिंग का और बजट के कंट्रोल का इन डेप्थ नॉलेज है, मतलब गहरा ज्ञान है। थर्ड वन इज प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ कॉस्ट फोरकास्टिंग, कॉस्ट मॉनिटरिंग एंड कॉस्ट ऑडिटिंग। यहाँ पर कैंडिडेट ये कह रहा है कि उसको कॉस्ट की फोरकास्टिंग का, कॉस्ट को मॉनिटर करने का और कॉस्ट की ऑडिटिंग करने का भी कुशल ज्ञान है। नेक्स्ट वन इज एबिलिटी टू प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, ट्रेंड एनालिसिस एंड फिनेंशियल एनालिसिस। यहाँ पर कैंडिडेट ये कह रहा है कि कैंडिडेट को प्रॉफिटेबिलिटी, ट्रेंड एनालिसिस और फिनेंशियल एनालिसिस को प्रोजेक्ट करने का भी ज्ञान है, ये योग्यता उसमें है। नेक्स्ट वन इज स्किल्ड इन प्रिपेयरिंग मैनुअल्स फॉर अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। यहाँ पर कैंडिडेट ये कह रहा है कि कैंडिडेट में अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के लिए मैनुअल्स बनाने का भी कुशल ज्ञान है। नेक्स्ट वन इज प्रोफिशिएंट इन बैंक, वेंडर एंड कस्टमर अकाउंट्स रिकन्सिलेशन, मतलब कैंडिडेट बैंक, वेंडर और कस्टमर अकाउंट्स रिकन्सिलेशन करने में भी प्रोफिशिएंट है, दक्ष है, निपुण है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ टीम प्लेयर विद एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। कैंडिडेट यहाँ पर ये कह रहा है कि वो एक टीम प्लेयर है जिसके पास में बहुत अच्छी कम्युनिकेशन एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स है। तो दोस्तों, अपने रिज्यूमे में प्रोफाइल समरी को लिखकर आप अपने एक्सपीरियंस की, अपनी टेक्निकल स्किल्स की, अपनी स्ट्रेंथ्स की और अपनी पर्सनालिटी की एक हिंट दे सकते हैं एचआर को या उस व्यक्ति को जो आपका रिज्यूमे पढ़ रहा है। और अगर आप इस तरीके से अपने रिज्यूमे में प्रोफाइल समरी लिखते हैं तो ये रिज्यूमे को पढ़ने वाले को बहुत प्रभावित कर सकती है। दोस्तों, प्रोफाइल समरी के बाद एक नज़र डालते हैं रिज्यूमे में वर्क एक्सपीरियंस पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉप पर कैंडिडेट ने अपनी कंपनी का नाम लिखा है, फिर उसने लिखी है अपनी लोकेशन, उसके बाद उसने अपनी लिखी है प्रोफाइल और उसके बाद उसने लिखा है कि वो कब से लेके कब तक कंपनी में कार्य कर रहा है। तो इस फॉर्मेट में आप ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं अपने रिज्यूमे में। उसके बाद है कि उसने लिखे हैं की रोल्स। की रोल्स में वो सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आते हैं जो कैंडिडेट अपनी जॉब में निभा रहा है, जिन पर हम एक एक करके फोकस करेंगे। पहला देखिए, प्रिपरेशन, एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस ऑफ कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। यहाँ पर कैंडिडेट ये कह रहा है कि कॉस्टिंग और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को प्रिपेयर करना, एग्जामिन करना और उनका एनालिसिस करना, ये उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। नेक्स्ट वन इज प्रिपेयरिंग डेली एमआईएस इन मंथली पीएनएल स्टेटमेंट, मतलब जो कैंडिडेट है वो डेली एमआईएस बनाता है और मंथली पीएनएल स्टेटमेंट बनाता है। हालांकि उसको एनुअल भी बनाना पड़ता है, बट ये भी उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट फोरकास्टिंग, कॉस्ट एनालिसिस एंड प्रोजेक्शन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। यहाँ पर कैंडिडेट ये कह रहा है कि कॉस्ट को फोरकास्ट करने का, कॉस्ट की एनालिसिस करने का और प्रॉफिटेबिलिटी को प्रोजेक्ट करने का भी रोल उसका है। नेक्स्ट वन इज रिव्यूइंग सेल्स एंड कमीशन कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब सेल्स और कमीशन कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू करना, ये भी उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाइंग एंड रिकमेंडिंग कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करना, मतलब पहचानना और उसे रिकमेंड करना मैनेजमेंट को और डिपार्टमेंट को, ये भी उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। नेक्स्ट वन इज डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड एनालाइजिंग बजट्स एंड बजट रिपोर्ट्स। इसका अर्थ है जो कैंडिडेट है वो बजट और बजट रिपोर्ट्स को डेवलप करता है, मेंटेन करता है और उसको एनालाइज भी करता है। नेक्स्ट वन इज मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट वाइज कन्वर्जन कॉस्ट, इसका मतलब है डिपार्टमेंट वाइज कन्वर्जन कॉस्ट को मॉनिटर करना, ये भी उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। नेक्स्ट वन इज मॉनिटरिंग ऑन डेटर्स आउटस्टैंडिंग एंड ओवरड्यू,
यहाँ पर इसका अर्थ यह है कि डेटर्स की जो आउटस्टैंडिंग और ओवरड्यू पेमेंट होता है उसको मॉनिटर करना, ये भी उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। नेक्स्ट वन इज रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट रिगार्डिंग फिनेंशियल इस्टेब्लिशमेंट। कंपनी में जो भी फिनेंशियल इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है उसके रिगार्डिंग कंपनी के मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना, इन्फॉर्म करना, ये भी उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में है। नेक्स्ट वन इज इंश्योरिंग टाइमली कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। ऑडिट टाइम पर कंप्लीट हो ये इंश्योर करना, ये भी कैंडिडेट के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में है। नेक्स्ट वन इज मेंटेनिंग, अपडेटिंग एंड मॉनिटरिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, अपडेट करना और मॉनिटर करना, ये भी उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में है। इंश्योरिंग ऑल अकाउंटिंग कंप्लाइंसेस। अकाउंटिंग से रिलेटेड जितने भी कंप्लाइंसेस होते हैं, जितने भी मापक होते हैं कंपनी में, उन्हें पूरी तरीके से इंश्योर करना, पक्का करना कि वो पूरी तरीके से निभाए जा रहे हैं, ये भी कैंडिडेट के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोऑर्डिनेटिंग एंड एक्टिंग एज अ लाइजियन बिटवीन क्लाइंट्स एंड डिपार्टमेंट्स विद इन कंपनी। मतलब एक लाइजियन की तरह क्लाइंट्स और डिपार्टमेंट के बीच में काम करना, कंपनी के अंदर, और उनसे कोऑर्डिनेट करना, ये भी कैंडिडेट के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। तो देखिए यहाँ पर कैंडिडेट ने एक बहुत क्लियर हिंट दे दिया, एक डिस्क्रिप्शन दे दिया कि उसके टेक्निकल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। और अगर आप इस तरीके से अपने रिज्यूमे में अपने KRAs लिखते हैं, मतलब अपने जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखते हैं, तो चांसेस बढ़ जाते हैं आपके रिज्यूमे के और इम्प्रेसिव होने के। और अगर आप इस तरीके से अपने रिज्यूमे में अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखते हैं तो ये ज़रूर रिज्यूमे पढ़ने वाले को प्रभावित करेगा। आइए अब रिज्यूमे में नज़र डालते हैं टेक्निकल प्रोफिशिएंसी पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट ने लिखा है कि उसको SAP सॉफ्टवेयर, टेली, ERP, क्विक बुक्स और MS ऑफिस जैसे सॉफ्टवेयर्स की अच्छी जानकारी है। इन सारे सॉफ्टवेयर्स में वो प्रोफिशिएंट है। तो इस तरीके से आप अपनी टेक्निकल प्रोफिशिएंसी भी लिख सकते हैं अपने रिज्यूमे में। इसके अलावा अगर आपका कोई फर्दर सर्टिफिकेशन हो तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद एक नज़र डालते हैं कैंडिडेट की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे। तो आप देख सकते हैं कैंडिडेट ने लिखा है कि उसने MCOM 2017 में किया, BCom किया था 2015 में, उसके बाद उसने लिखा है कि उसने अपना 12th किया था 2012 में और 10th किया था 2010 में। ये सारी इन्फॉर्मेशन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी गई है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वो होता है जिसमें सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आती है। तो सबसे पहले लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को लिखा गया है और सबसे लास्ट में लिखा गया है सबसे पुरानी इन्फॉर्मेशन को। सबसे अंत में आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट ने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जिसमें उसने मेंशन कर रखा है अपना नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, लैंग्वेज नोन, परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस। आप चाहें तो एक डिक्लेरेशन भी लिख सकते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप अपने रिज्यूमे में दे रहे हैं वो पूरी तरीके से सत्यापित है, पूरी तरीके से सही है। तो इस फॉर्मेट पे आप एक बेहद इफेक्टिव रिज्यूमे बना सकते हैं जो मैक्सिमम कंपनीज को इम्प्रेस कर सकता है और आपके पास इंटरव्यू के कॉल आ सकते हैं। तो इस फॉर्मेट को आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप एक नए रिज्यूमे की तलाश में हैं।